हाँ सभी डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल यौगिक के बारे में अपन पढ़ रहे थे और कार्बोनिल यौगिक की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं जो कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, तो उस कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर्स कैसे होती है, उस स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में देखते हैं, उसकी पोलैरिटी के बारे में देखते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन इन कार्बोनिल ग्रुप हैं उनकी इन प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में अपन देखते हैं कि इसमें C डबल बॉन्ड O समूह होता है और C डबल बॉन्ड O है। इसमें अपन देखेंगे कि कार्बन है और कार्बन के एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो ये दो कार्बन जो कार्बन है उसके एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा अपन देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। तो ये इस तरीके से ये कार्बन के एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये ऑक्सीजन की एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहां पर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका जो कार्बन है उस कार्बन में sp2 संकरण होता है और जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन में भी sp2 संकरण होता है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि sp2 संकरण की बात करेंगे तो यहां पर sp2 संकरण ये इस तरीके से sp2 संकरण होगा और आप देख रहे हो कि sp2 संकरण से अपने को यहां पर 3 संकरित कक्षक होंगे, 3 sp2 संकरित कक्षक, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अपने को प्राप्त होते हैं और प्रत्येक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये 3 sp2 और कार्बन का जो 4 है pz कक्षक है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यहां ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में भी sp2 संकरण है और sp2 संकरण है तो इस sp2 संकरण में यहां पर भी 3 sp2 संकरित कक्षक बनते हैं और 3 sp2 संकरित कक्षक में 2 sp2 संकरित कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और एक sp2 संकरित कक्षक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में भी ये जो ऑर्बिटल्स है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट्स नहीं करता है। यहां ये जो कक्षक है ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट्स नहीं करता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर देखेंगे कि जो कार्बन है उस कार्बन में जो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो यहां पर ये जो कार्बन है इस कार्बन में sp2 संकरित कक्षक और ये sp2 संकरित कक्षक ये ट्राइगोनल प्लेनर के रूप में यहां पर प्लेस्ड होते हैं। तो यहां पर एक sp2 संकरित कक्षक, दूसरा sp2 संकरित कक्षक, तीसरा sp2 संकरित कक्षक ये कार्बन के हैं। तो ये कक्षक और ये कक्षक ये तो यहां पर एल्किल ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, उनके साथ में बॉन्डिंग करके उनके साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं। ओके, तो इसकी 2 वैलेंसी है, ये तो किसी दूसरे उससे पूर्ण हो जाती है। अब कार्बन का जो एक sp2 संकरित कक्षक है वो ऑक्सीजन का ये जो एक sp2 संकरित कक्षक है, देख रहे हो ना, ऑक्सीजन के कितने sp2 संकरित कक्षक हैं? 3 sp2 संकरित कक्षक हैं और 3 sp2 संकरित कक्षक में 2 sp2 संकरित कक्षक हैं वो फुल फोल्ड हैं, मतलब उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं
और अपन जानते हैं कि जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में, तो वो एज ए नॉन पेयर की तरह होता है, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट्स नहीं करता है। तो इनके पास में एक ही sp2 संकरित कक्षक है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक ही sp2 संकरित कक्षक है जिसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट्स करता है, और वो कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से एक्सियल ओवरलैपिंग करके वहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ओके, तो आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन है इसका sp2 संकरित कक्षक है, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का भी sp2 संकरित कक्षक है, और दोनों में एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, और एक्सियल जब भी ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। उसके बाद में देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में ये दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ये पेयर्ड है, इनके पास में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट से नहीं करते हैं, तो ये एज ए नॉन पेयर के रूप में ऑक्सीजन के ऊपर स्थित होते हैं। ठीक है, यहां पर अब जो कार्बन के पास में जो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स है वो कौन सा है, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz कक्षक। तो 2pz कक्षक में यहां पर ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz कक्षक है, और ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के पास में भी क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz कक्षक है। तो ये इस तरीके से ये कक्षक है इस तरीके से, और ये जो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये तो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे से कोलेटरल होते हैं, और इनमें कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, और कोलेटरल ओवरलैपिंग के बाद में ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये तो पढ़ ही रखा है अपन ने कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो यहां पर इनके और इनके बीच में ये ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग होगी तो यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसको अपन और भी मतलब सिंगल लाइंस के द्वारा इसको शो करें तो आप देख रहे हो कि ये कार्बन, तो ये कार्बन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हैं, तो इससे दो बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये दो बॉन्ड, यहां पर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड, यहां पर ये ऑक्सीजन के पास में ये क्या है, दो लोन पेयर, और इसके बाद में इस ऑक्सीजन का और इसका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर इस तरीके से ये एक लोब, आधी लोब, इसकी आधी लोब से ऊपर ओवरलैपिंग करती है, इसकी आधी लोब से नीचे ओवरलैपिंग करता है, तो पाई बॉन्ड है वो इस तरीके से बनता है। तो यहां पर ये जो है ये क्या है, पाई बॉन्ड, और ये जो है ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर्स होगी C डबल बॉन्ड O, और कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री होंगी। ओके, और इसके अंदर कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहता है, और ऑक्सीजन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर रहता है, और ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, और कार्बन है उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता है, और इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि किस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर्स किस तरीके से होती है। तो उसको अपन और भी लिख सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर्स एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होंगे, दो लोन पेयर, और कार्बन और ऑक्सीजन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरीके से कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर से है, और उसके बारे में अपन ये पढ़ा है कि किस तरीके से इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, और दोनों कार्बन और ऑक्सीजन जो एटम है वो किस प्रकार की बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ओके, तो ये तो हो गई अपने स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बाद में
यहां पर और देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो अलग अलग कंपाउंड से, अलग अलग जो कार्बन है उस कार्बन से जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ होता है, उसके आधार पर ये इसका जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। जनरली इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद में यदि अपन देखते हैं कि यदि CH3 समूह, एल्किल समूह का साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है, तो और जो रिपल्सन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, उनके रिपल्सन के कारण से ये जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज होता रहता है, और उसी जो ग्रुप अटैच हो रहे हैं कार्बन के साथ में, तो ये बॉन्ड एंगल उसके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु सीधा सा अपन यूं कह सकते हैं कि यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और यहां पर जो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड की जो लेंथ है वो होती है 122 पिकोमीटर पीएम में होती है। तो ये तो हो गई बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड एंगल, ये हाइब्रिडाइजेशन, और ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से अपन कार्बोनिल ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, ये तो हो गई कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर्स। के बाद में अपन देखते हैं पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप्स। तो कार्बोनिल ग्रुप्स की पोलैरिटी, polarity of the carbonyl group। पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के अंदर आप देखेंगे कि ये तो अपन ने देख ही लिया है कि C डबल बॉन्ड O। ओके, यहां पर जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5, और जो ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.5। ओके, तो यहां पर कार्बन है आप जानते हो उसमें, और ऑक्सीजन है उसकी 3.5। तो आप यहां पर देख रहे हो कि कार्बन और ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो अपन कह सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी अपन क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी कोई दो एटम्स हों और वो आपस में जुड़े हुए हों और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जो एटम अधिक आकर्षित कर रहा है तो अपन क्या कहेंगे कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्शन पावर ऑफ द एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स है उसका अट्रैक्शन पावर है, किसी इलेक्ट्रॉन्स को कोई एटम कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेजर है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर देख रहे हैं कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ओके, तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एग्जैक्ट सेंटर के अंदर नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एटम हैं, इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्ट उसके सेंटर पर होते हैं, दोनों नाभिकों के मध्य में स्थित होते हैं। परंतु यदि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नाभिक की ओर ज्यादा अट्रैक्ट रहेंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक एटम्स के नाभिक की ओर ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं तो वहां पर क्रिएट होती है पोलैरिटी। ठीक है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप में भी कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण से कार्बोनिल जो ग्रुप है उसमें भी पोलैरिटी क्रिएट होती है, और वही पोलैरिटी अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पोलैरिटी होगी।
यहां पर पोलैरिटी क्रिएट होती है, तो अभी अपन ने बताया है कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा किसकी ओर अट्रैक्ट हैं, ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट हैं। और ऑक्सीजन की ओर जब अट्रैक्ट होंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो वहां पर आंशिक ऋणावेश आएगा ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आएगा क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इस पोलैरिटी के हिसाब से इसकी जो स्ट्रक्चर्स है उसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से, इस अनुनादी संरचना के आधार पर लिख सकते हैं कि ये जैसे ये है, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पर देखेंगे कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर आएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो CO इसके ऊपर आंशिक रूप से नेगेटिव और इसके ऊपर आंशिक रूप से पॉजिटिव, या यूं कहें कि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस तरीके से रहेगा। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और कार्बन है वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन से नहीं रहेगा, इसके ऊपर नाभिक से नहीं रहेगा, और ये ऐसी स्पीसीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, या ऐसी स्पीसीज जिसकी ओर अट्रैक्ट होंगी जिनके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज है जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिनकी कम है, वो ऑक्सीजन के साथ में अटैच होंगे। ओके, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि यहां जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें पोलैरिटी होती है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, या यूं कहें कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टडी करने पर यहां इसकी जो स्ट्रक्चर्स है, यदि इसकी तुलना अपन एल्कीन के साथ में करते हैं, तो एल्कीन की तुलना में इसका जो डाइपोल मोमेंट है, एल्कीन की तुलना में कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं इनका डाइपोल मोमेंट का मान बहुत ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि एल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच में है, और कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। वहां पर डिफरेंट एटम्स के बीच में है तो उसकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। एल्कीन में डबल बॉन्ड है वो सेम एटम के बीच में है, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं रहेगा, तो वहां पर पोलैरिटी है वो उसकी क्या होगी, कम होगी, और इसकी पोलैरिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। एक एग्जांपल के तौर पर अपन देखें कि यदि अपन प्रोपेनॉल का देखें और ब्यूटीन का देखें, तो देखिए CH3 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 CH2 COH। इसका जो अपन डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो ये 0.3 dBi, और इसका जो डाइपोल मोमेंट देखेंगे वो होता है 2.5 dBi। ओके, तो 2.5 dBi है। तो आप देख रहे हो कि एल्कीन की तुलना में जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट का मान बहुत ही ज्यादा होता है, और वो ज्यादा होने का कारण क्या है, पोलैरिटी के कारण से ही उनका मान ज्यादा होगा। तो ये तो हो गई पोलैरिटी की बात। अब यहां पर इसकी जो स्ट्रक्चर्स है उसकी स्ट्रक्चर्स में अपन देखा है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आंशिक रूप से धनावेश आ रहा है इसके अंदर, और ये भी है, ये दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं। तो जब इस तरीके से आ रहा है, अब यदि जो कंपाउंड्स है, कार्बोनिल जो कंपाउंड्स है, उस कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो कार्बोनिल ग्रुप है, उससे कार्बोनिल ग्रुप से यदि कोई ऐसा जुड़ा हुआ रहेगा, वो किससे जुड़ा हुआ रहेगा, कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो यदि इस कार्बन से कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट अटैच है जिसकी जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं, कि
कार्बोनिल जो ग्रुप है उसमें कार्बन से अटैच कोई भी सब्स्टिट्यूट है और उस सब्स्टिट्यूट की नेचर यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगी, इलेक्ट्रॉन देने की जो नेचर होगी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, और कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और यदि उससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है तो वह उसकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को कंपनसेट कर रहा है, वो उसकी कमी की क्षतिपूर्ति कर रहा है, और कमी की क्षतिपूर्ति होगी तो कार्बोनिल जो कंपाउंड से है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूट जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, वो यदि कार्बन की किसी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बोनिल कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अपोजिट में कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट जिस सब्स्टिट्यूट की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, विड्रॉइंग नेचर होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लेने की प्रवृत्ति होगी, उसकी लेने की प्रवृत्ति होगी, किससे लेने की प्रवृत्ति होगी, किससे जुड़ा हुआ है, वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, और कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से लेने की प्रवृत्ति है। चूंकि ये अपन पढ़ चुके हैं कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है, अब कम है और वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कमी में और कमी क्रिएट कर रहा है। ओके, तो कमी में और कमी क्रिएट कर रहा है तो उस कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में सीधा सीधा क्या आइडिया है कि यदि किसी कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है तो वह उस कार्बोनिल कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और यदि किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो वह उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। यही बात हुई ना, दो ही तो बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रभाव होगा। तो इस तरीके से अपन इनकी स्टेबिलिटी को भी देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें अपन, और उस एग्जांपल में जैसे अपन 2-ब्यूटेनॉन का एग्जांपल ले लें और ब्यूटेनॉल का ले लें, ब्यूटेनॉन और ब्यूटेनॉल। देखिए एक बार स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहां पर। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल क्या है, एल्डिहाइड है, CH3 CH2 CH2 COH ब्यूटेनॉल। यहां पर ब्यूटेनॉन CH3 CH2 CO और CH3। ठीक है, यहां इसकी एक, यहां पर देखिए आप कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर आप अपना ध्यान फोकस कीजिए। यहां इसकी दो वैलेंसियां हैं, एक वैलेंसी से हाइड्रोजन अटैच है और दूसरी वैलेंसी से एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। ओके, दूसरी तो यहां पर ये एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें कार्बोनिल ग्रुप से। यहां पर कार्बोनिल ग्रुप की दो वैलेंसियों से एक एल्किल एथिल और दूसरा एल्किल मैथिल, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपने खूब पढ़ रखा है, कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 11वीं से अपन पढ़ते आ रहे हैं साइंस रसायन विज्ञान में, कि जो एल्किल जो समूह है, एल्किल जो ग्रुप है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट है वो कौन सी नेचर है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन देने की नेचर है। यहां पर इसके अंदर देखिए आप, एक एल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहां पर देखिए दो एल्किल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा ग्रुप कहां है, यहां है, यहां है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करने की पावर है वो भी क्या होगी, यहां ज्यादा है। और अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यदि जुड़े हुए हैं तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी और इन दोनों की स्टेबिलिटी को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सोच के देखो, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ब्यूटेनॉल की ब्यूटेनॉल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या ब्यूटेनॉन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये देखना है। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ब्यूटेनॉन की स्टेबिलिटी
ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और ब्यूटेनॉन में एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला ही, क्योंकि दूसरा वैलेंसी किससे है, हाइड्रोजन से है, कोई एल्किल ग्रुप से वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और प्रैक्टिकली देखा भी गया कि वास्तव में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो धैन उष्मा का आपने नाम सुना होगा। यदि उसका अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन करते हैं तो ज्यादा जो दहन उष्मा है वो इसके अंदर निकलती है। तो जहां पर दहन उष्मा का मान जितना ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। तो इसकी स्टेबिलिटी है, इसकी जो दहन उष्मा है वो इसकी तुलना में, इसकी जो दहन उष्मा है कंबंशन एनर्जी, वो इसकी तुलना में क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिकली ये प्रूव भी हो गया कि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है और 2-ब्यूटेनॉन की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से है।